अपने चारों तरफ आपने एक चर्चा सुनी होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। इसके पहले हम वन नेशन वन जीएसटी की बात कर चुके, वन टैक्स की बात कर चुके, जो कि हमारे पास जीएसटी के रूप में सामने आता है। लेटेस्ट आपने देखा होगा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, और आपने अपार को सुना होगा। इसके पहले भी आपने, स्पेशली जब हम कोविड के दौरान बात करेंगे, तो बार बार वन नेशन वन राशन कार्ड की बात जो है वह की गई, ताकि फूड सिक्योरिटी जो है वह अवेलेबल कराई जा सके। और अब आज जो लोकसभा में वोटिंग हुई और पहली बार ई वोटिंग हुई, हम इसकी भी बात करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की। आपने देखा होगा कि लेटेस्ट जो है लोकसभा में 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है, मैं बिल कह रही हूं, एक्ट नहीं कह रही हूं। आपको पता होगा कि कोई भी जो बिल है वह एक्ट में तब कन्वर्ट होता है जब दोनों हाउसेस के द्वारा उसको पास कर दिया जाता है, और उसके बाद जो राष्ट्रपति है वह अपना कंसेंट, वह अपना असेंट दे देते हैं। जिस दिन वह उस पर साइन कर देते हैं वह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा, इसकी बात हम हालांकि पहले भी कर चुके हैं, बट एक बार और हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखो बच्चों, जब चारों तरफ हमारे किसी भी तरह का कोई न्यूज चल रहा हो, स्पेशली जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, स्पेशली जो हमारे यूपीएससी से रिलेटेड है, तो उसके कई टर्म्स ऐसे हैं जहां से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम, जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है इस पे ई वोटिंग जो है वह कराई गई, ऑटोमेटिक जो वोटिंग है वह कराई गई। इसके पहले तक और भी कई तरीके जो है वह अपनाए जाते थे, जिसमें से एक वन ऑफ द हम कह सकते हैं जो ज्यादा प्रचलित, ज्यादा पसंद था, ध्वनि मत, मतलब हाँ और ना जो है वह जोर से बोलना, जिसकी आवाज ज्यादा होगी वो माना जाएगा। तो यहां पर क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है वह इस 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर ई वोटिंग कराई गई। लेकिन हाँ, चूंकि फर्स्ट टाइम था, अगर जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमें थोड़ा सा एक रिलीफ दे दिया जाता है कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो हम फिर से मैन्युअली जो पर्ची वाली वोटिंग है वो भी करा लेते हैं, और इसलिए इसके नतीजे ठीक तरीके से नहीं आए, तो फिर से नॉर्मली जो तरीका पहले अपनाया जाता था हमने उस तरीके से वोटिंग कराई, और दोनों में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। तो फाइनली 269 यस एंड 198 नो, है ना। तो ये बिल बेसिकली क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, आगे देखो कि हम जब एक देश एक चुनाव की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। अगर हम देखें, और ऐसा भी नहीं कि भारत इसमें कुछ नया, कोई इनोवेटिव, कुछ ऐसा इनिशिएट करने वाला जो कहीं हो नहीं रहा। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो कई ऐसे कंट्री है, कई ऐसे डेवलप, कई ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पर एक देश एक चुनाव कराया जाता है। मतलब जो चुनाव है उनको एक साथ हम करा लेते हैं, ताकि हमारा संसाधन, रिसोर्सेज और भी कई जो कॉस्ट है ना, जो टाइम है, एक जो पॉलिसी पैरालिसिस के बीच का जो समय है, वो सारी चीजें हम कट कर सके। तो देखो, केवल हमारे देश की बात नहीं है, बल्कि 10 देश ऐसे हैं, स्पेशली मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात कर रही हूं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स अपनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में राष्ट्रपति, कांग्रेस, सीनेट के जो इलेक्शंस है वह एक साथ करा लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहां पर भी कई ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाया गया है कि एक साथ ही इलेक्शंस करा के फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपीन और भी कई ऐसे कंट्रीज हैं जो पार्शली या कंप्लीट तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करते हैं, या इस तरह के प्रोविजंस जो है वो उन्होंने बना रखे हैं। बेसिकली देखो, इसमें कोशिश ये की जाती है कि हम एक साथ जो सरकारें हैं, जैसे कि हम अगर अपने देश की बात करें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन से जो समझ पाते हैं वह है कि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लें, और हम कितने अच्छे तरीके से जो हमारी चुनावी व्यवस्था है हम उसको स्ट्रीमलाइन कर ले, ताकि हर वक्त इलेक्शन 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 ना चलता रहे, कुछ काम भी गवर्नमेंट के द्वारा कर लिया जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी समटाइम्स आ जाते हैं कि कौन सा बिल, तो 129 कॉन्स्टिट्यूशन बिल था। ठीक है, और यहां पर पूरे देश में सभी स्तरों की बात की जा रही है। मतलब अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, इसमें हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर हम जो स्टेट असेंबली है, विधानसभा की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी स्तरों पर जब एक ही तारीख को चुनाव हो जाएंगे तब। अच्छा, हालांकि अगर हम बात करें किसके क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ये है कि ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज्यादा स्किल तरीके से जो इलेक्शन है वह करवाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक साथ अगर चुनाव कराएंगे तो लोगों के अंदर ज्यादा हम कह सकते हैं एक मोटिवेशन होगा कि देखो अब केवल अभी इलेक्शन हो रहे हैं, बार बार नहीं होंगे, चलो हम वोटिंग जो है वह कराते हैं, तो लोगों का वोट परसेंटेज मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है। अब एक और वर्ड जो बार बार चर्चा में था, चाहे हम शिवसेना की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं,
अभी आपने कई न्यूज चैनल्स पर, कई आपने न्यूज़पेपर्स पर, अगर आप कहीं और कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आपने वहां पे विप जो वर्ड है वह सुना होगा। तो यूपीएससी समटाइम टर्मिनोलॉजी से भी बच्चों क्वेश्चन पूछ देती है। बार बार विप शब्द जो है वह चर्चा में क्यों है? हम देखेंगे कि हमने ब्रिटेन से जिस संसदीय प्रणाली को अपनाया, हमने वहां से कुछ और प्रोविजंस को भी अपनाया, जैसे कि विप। विप का मतलब होता है एक सचेतक। वैसे तो अगर हम एक्यूरेट इस वर्ड के मीनिंग की बात करें, इसका मतलब होता है चाबुक चलाना। चाबुक चलाना मतलब किसी को कंट्रोल में रखने के लिए आपने अपनी पावर दिखाई। हालांकि इसको हम एक अनुशासन, संसदीय व्यवस्था में विप शब्द का मतलब होता है अनुशासन में रहने के लिए कुछ दिशा निर्देश देना। और ये अनुशासन बेसिकली एक स्ट्रीमलाइन करने जैसा है कि जो निर्णय पार्टी का हो उसके साथ बाकी जो पार्टी के सदस्य हैं वो चले जाएं, उसके इधर उधर ना जाएं, है ना। तो यहां पर विप में क्या किया जाता है कि सदन के जो भी मेंबर्स हैं उनसे प्रेजेंट होने के लिए और उनसे वोटिंग देने के लिए कहा जाता है। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई संसद का सदस्य विप के अगेंस्ट जाके वोटिंग करता है तब क्या होगा? तब उसमें दल बदल का जो उसके ऊपर आरोप है वो लगाया जा सकता है। उसकी जो बेसिकली प्रक्रिया है उसको हटाने की वह स्टार्ट की जाती है। तो अगर पार्टी के द्वारा अनुशासन के रूप में, सचेतक के रूप में, है ना, अगर विप को जारी कर दिया जाता है तो फिर ये अनिवार्यता हो जाती है, मतलब ये मैंडेटरी हो जाता है। अब विवेकाधीन वाली कोई बात नहीं है, ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको पार्टी के जो दिशा निर्देश है उसी के हिसाब से मतदान करता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो बच्चों कि आपने देखा होगा कि जो समितियां बनती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज, बच्चों जब हमने पढ़ी हमने जाना कि उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम की वजह से कोई भी कानून जब बनता है तो वो बहुत बहुत ज्यादा गहराई से अध्ययन चाह रहा होता है कि आप उस पर बहुत विस्तार से अध्ययन करें, जो संसद के पास समय नहीं होता। और ये काम करती है कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी, कुछ संसदीय समितियां बना दी जाती हैं। ऐसी ही एक जो समिति है वह बनाई गई थी। आपने रामनाथ कोविंद जी का नाम सुना होगा, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई गई थी और उस बेसिकली जो ये हाई लेवल कमेटी बनी थी, इससे रिकमेंडेशंस देने के लिए कहा गया था कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ रिकमेंडेशंस दें। तो यहां पर मेन उद्देश्य यही था कि कितना उचित रहेगा। तो कमेटी ने कहा कि यस, मतलब पॉजिटिव में इसके जो रिपोर्ट है वह दी। साथ ही ये भी कहा था कि देखो, अगर हम इसको अप्लाई करते या हम इसको लागू करते हैं तो हम इसे 2034 से लागू करेंगे, 2034 से। आप देखो अभी इलेक्शन हो गए आपके 24 वाले, अब 29 में एक इलेक्शन होगा और उसके बाद 2034 में जो इलेक्शन होगा, तो कहा कि वहां से हम ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और जो आपकी लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज हैं उनके इलेक्शंस हम एक साथ करा सके। एक बात इसमें यह भी कही गई थी, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि हमने इलेक्शन के कई ऐसे प्रोविजन, कई ऐसे आर्टिकल्स को शामिल कर रखा है जिनमें कि संशोधन करना पड़ेगा और बिना उसके संशोधन के पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कहा कि ये 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 82 क्लॉज ए, आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, आर्टिकल 327। आर्टिकल 82 क्लॉज ए कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वह एक साथ हों, ठीक है। आर्टिकल 83 जो है वह ये कहता है कि दोनों सदनों का जो कार्यकाल है, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान करता है। और वही अगर हम आर्टिकल 172 और आर्टिकल 327 की बात करें तो इसमें विधानसभा चुनाव के संदर्भ में संसद जो है वह कुछ रूल्स बना सकती है, उसको लेके प्रोविजन किए गए। तो कहा इन चारों में यहां पर संशोधन करने की आवश्यकता है। एक बात आती है कि आखिर चुनाव प्रक्रिया में एक रूपता की आवश्यकता क्यों है? आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी बच्चों तब आपने देखा होगा कि अगर हमारा पूरा देश एकजुट हो पाया, अंग्रेजों ने कुछ ऐसे प्रयास किए थे जिससे कि हम सब एक हो गए थे। बहुत सारी चीजें प्रशासनिक रूप से, पुलिस व्यवस्था हो, कई चीजों को एक रूप कर दिया था और उसकी वजह से हम एक महसूस कर पाए, है ना। तो यहाँ पर एक रूपता के जो प्रावधान है वह किए जाते हैं, कुछ यूनिफाइड तरीके जो है वह अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है ताकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर सके, आवश्यक इसलिए है कि हम वोटिंग का जो परसेंटेज है वह बढ़ा सके, आवश्यक इसलिए है कि बार बार जो चुनाव हो रहे हैं उससे जो योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है वो रुक जाता है और हम चुनाव के पीछे भाग। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भी बनवाना है और अगर इलेक्शन, हालांकि सब आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, बट उसके बावजूद भी आपको बहुत छोटा सा काम होगा और अगर इलेक्शन चल रहे होंगे तो आपका काम नहीं होगा।
जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी है, जो भी आप स्कूल कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट, आप पुलिस व्यवस्था की बात करें, सबके सब व्यस्त हो जाते हैं किसमें? चुनाव में। तो देखो, चुनाव कराना लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन इस महापर्व के लिए पूरा जो देश है, सारा जो फोर्स है, सब लग जाता है। तो यहां पर क्या है कि एक साथ बार बार चुनाव ना कराएं, अगर हम एक साथ चुनाव करा ले तो इससे थोड़ा एक एफिशिएंट तरीके से जो काम है वह हो जाएगा और इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वह डेवलप होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत नया सोच रहे हैं कि अभी तक तो देश में हुआ नहीं, हम कुछ बहुत नई बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2014 की बात करें या फिर 14 के पहले भी बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ एंड 1951 1952 के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे, व्हाट इज जनरल इलेक्शन? आम चुनाव क्या है? लोकसभा विधानसभा के जो हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं वो आपके आम चुनाव, जनरल इलेक्शन कहा जाते हैं। 2019 या यट हम 24 की बात करें, 24 में कौन से इलेक्शन हुए? जनरल इलेक्शन। बताओ जरा कमेंट करके। तो बच्चों 51 52 के भी जो इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस में भी हमने एक देश एक चुनाव की बात जो है वह की थी और कई विधानसभाओं के जो चुनाव है वे एक साथ करा लिए गए थे। बट होता क्या है ना कि कहीं की कोई विधानसभा भंग हो गई, अब उसके इलेक्शन बाद में कराओगे। ऐसा तो है नहीं कि उस एक विधानसभा के भंग होते फिर से सारे देशों की जो मतलब देश के जितने राज्य हैं सबकी विधानसभाएं भंग। तो समटाइम्स पॉसिबल क्या होता है ना कि चीजें व्यवहारिक बहुत ज्यादा नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 170वीं रिपोर्ट दी थी लॉ कमीशन ने। एंड लॉ कमीशन कौन सी बॉडी है? विधि आयोग कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे विधि आयोग ने 1999 में 170वीं रिपोर्ट दी और उसमें यह कहा कि अगर हम हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करा ले तो ये ज्यादा ठीक तरीके से होगा। 2015 की बात करें तब भी एक संसदीय समिति बनी थी और इसने भी अपनी 79th रिपोर्ट में यह कहा था कि एक साथ चुनाव जो है हम करा ले। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूं एक मेंस का क्वेश्चन और उसके बाद मैं आती हूं उसके चैलेंजेस और इसके संभावनाओं पर। यूपीएससी ने मेंस में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, लेकिन ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए। देखो बच्चों, हमारे चारों तरफ जो भी चल रहा होता है, वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिटी की बात करें, साइंस टेक की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, जो फेनोमेनन या फिर जो भी आपके चारों तरफ टॉपिक चल रहे होते हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर देखो कि बेसिकली अगर ये चल रहा है आपको वो कंप्लीट करना है। तो इस तरह के शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हमारा मेन जो एक मोटिव है बच्चों की, आप जागरूक रहेंगे कि ये टॉपिक चल रहा है और ये मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात जो है वह की गई है। आपको शुरुआत करनी है कि व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, देन उसके बाद आपको बताना है कि एक ही समय में चुनाव प्रचार, ये सारी चीजें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। लेकिन नेगेटिव जो है वह ये है कि सरकार की जवाबदेही इससे कम होगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको हर एक चीज का प्रॉस कॉन्स दोनों की बात करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को समझना है। तो पॉजिटिव की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब मैं नेगेटिव के कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बेसिकली हमने जिस मॉडल को अपनाया, संसदीय मॉडल, हमने एक बाइकैमरल सिस्टम अपनाया, द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे कि 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। राज्यों में ठीक हम बात करें विधानसभा विधान परिषद, हालांकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, बहुत कम राज्यों में, ठीक है। हमने एक व्यवस्था अपनाई, संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचा। और अगर हम फेडरल की बात करें, व्हाट इज फेडरल? फेडरल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम 2 स्तर पर सरकारों का होना। और कहा कि अगर 2 स्तरों पर सरकारों का होना तो क्यों आपको एक ही साथ चुनाव कराने हैं, अलग अलग चुनाव करा लीजिए। दूसरी बात देखो कि अगर हमें नेशनल लेवल पर कोई मुद्दा उठता है तो जो स्टेट लेवल या किसी क्षेत्र के लेवल पर जो मुद्दा होता है वो अपने आप उससे कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी कहा जाता है कि अगर एक साथ हमने चुनाव कराए गए तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, पर जो हमारे रीजनल, जो हमारे स्टेट के मुद्दे हैं वो इंफीरियर हो जाएंगे। इसके बाद ये भी कहा कि देखो, ये बात जो यूपीएससी ने पूछी कि जनप्रतिनिधि जो हमारे बार बार चुनाव हो रहे हैं, तो ये लग रहा है कि देखो हमें काम करना, नहीं तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, हम हार जाएंगे। एक साथ चुनाव हो गए तो 5 साल के लिए फ्री हो गए कि चलो अब 5 साल तो हो ही जाएगा, 5 साल कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है ना। तो यहां पर उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, यहां पर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये कहा कि देखो, अगर उनका चुनाव हो गया, वो एक बार जीत गए कि अब 5 साल तक कुछ नहीं हो रहा, निरंकुश तरीके से काम करते हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी जनसंख्या हो, वही बात है कि डेमोक्रेसी में डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। हम चाह के भी डायरेक्ट को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस 140 करोड़ देशवासियों के
देश में ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक आदमी सीधा जो है वह भागीदारी करे। सो यहां पर हमने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया, जिससे कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अगर हमें इस देश में एक साथ चुनाव, आपने देखा कि अभी भी जो चुनाव होते कितने चरणों में कराए जाते हैं, कभी इतनी जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, कभी 5 जगहों पर, कभी 5-6 और अलग अलग स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्शंस कराए जाते हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एक साथ पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन एक दिन में करा लें, नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो समटाइम्स बच्चों, अगर कोई प्रैक्टिस अच्छी है भी तब भी हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम उसमें रिसोर्सेज हमारे पास उसके अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही बात है कि हम कैसे रिसोर्सेज हमारे पास हो। एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है, कॉस्ट का एक बहुत बड़ा इशू उठता है। तो ये बेसिकली सारी बातें हैं। अब आपको सोचना ये है कि हम आखिर किस तरीके से हमारे देश में एक साथ जो चुनाव है वह करा सकते हैं। क्या ये चीज पॉसिबल है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कभी भी किसी भी टॉपिक जो आपके चारों तरफ चल रहा है वो टॉपिक है क्या, उसको समझें। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्या आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पक्ष इन्वॉल्व है, प्रोविजंस को आप समझने की कोशिश करें। अभी जो चल रहा है जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है और एक आगे की राह क्या है, और यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो क्वेश्चन क्या है, ये भी आप जरूर समझें। उम्मीद है ये टॉपिक पर आपको जो डायमेंशंस है वह क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में बच जाए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू।